डॉक्टर प्रकाश दुबे की वाणी के लिए एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। भले उन्होंने किसी भी माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की हो, लेकिन जानकारी जो बिंदुवार सैद्धांतिक तर्क संगत प्रस्तुत की, उसका अभिनंदन। और ये भी स्पष्ट हो गया कि एक फिजिक्स के गुरुवर जो कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि में भी कितने दक्ष हैं। अगर ये इतिहासकार होते तो न जाने क्या क्या नहीं कर लेते। तो एक बार फिर प्रकाश भैया का अभिनंदन, अभिवादन। मंच पर हैं जिनकी वाणी को सुनने हम सब यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानीय डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी। राणा जी एक विचारशील व्यक्तित्व, एक शिक्षक, प्रोफेसर, इन सबके साथ साथ कला को, साहित्य को संयोजन में, संगठन में, संस्कृति में समर्पित व्यक्तित्व है। आपने इतिहास से संदर्भित अनेक खोजपूर्ण आलेखों को सृजित किया और वो खोजपूर्ण आलेख पांचजन से लेकर राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। जबलपुर के लिए गौरव का विषय है कि इतिहासकार के रूप में हमारे बीच में शिक्षाविद डॉक्टर आनंद सिंह राणा जैसे विद्वत मनीषी हैं। हम उनका तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो ज्ञान धारा से अवगत कराएं। इस बीच आदरणीय गणेश प्यासा जी, सशक्त हस्ताक्षर के संस्थापक, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन क्लब से आदरणीय बच्चन श्रीवास्तव जी, जो प्रारंभ से ही इस आयोजन में उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है। अभी अभी हमारे बीच में आदरणीय रमाकांत गौतम जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन। तो आदरणीय राणा जी की जो वाणी है वो आज के इस आयोजन का अमृत बिंदु के रूप में हम सब तक पहुँचेगी। उनसे निवेदन है वो दिशा प्रदान करें। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इतनी बड़ी बड़ी तारीफ जब हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि इतिहास के विद्यार्थी नहीं, अब शिक्षक हो गए। तो विद्यार्थी रहने दे तो बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में सीखते रहेंगे। माँ कालरात्रि का दिन है आज, जिन्होंने रक्त बीज का वध किया था, और कल माँ कात्यायनी का था, महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। अब मज़ा ये है कि समाजशास्त्र में हमारे प्रोफेसर्स बच्चों को पढ़ाते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सती प्रथा, विधवा विवाह। जब अंग्रेज आए तो भारत में जो महिलाएं वो मॉडर्नाइज हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपाला, विश्वारा, सची, लोपामुद्रा, घोषा, कांचावृत्ति, सिकता, ये कौन थी? ये वो ब्रह्मवादिनी थी जो 52 लड़कियाँ थीं जो गुरुकुल चलाती थी प्राचीन काल में। और ऐसे ऐसे गुरुकुल चलाती थी कि राजा जनक को एक जो महान लड़की थी जिसने एक सेंटेंस में राजा जनक को हरा दिया था मात्र। आप लोग उसका नाम जानते होंगे शायद, मुझे लगता है। कौन लड़की थी जिसने एक सेंटेंस में जो है वो राजा जनक को परास्त कर दिया था? तो यदि आप जाएंगे तो इसको आप गूगल में सर्च करना, नाम उसका जाकर। मैं आपको कहानी बताता हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो वो पहुँचती है वहाँ पर और लड़की कहती है कि अच्छा आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? बोले जी। तो बोले मैं आपसे अकेले में शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो राजा जनक बोलते हैं कि तुम तो एक स्त्री हो। तो वो हंसने लगती है और वो कहती है थोड़ा और पढ़िए राजा जनक, ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। यदि आपके मन में अभी भी ये भावना है कि मैं स्त्री हूँ तो अभी आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। इतनी छोटी सी डिबेट जो थी वो उस लड़की ने की, है ना। याज्ञवल्क्य की तो सब जानते हैं कि याज्ञवल्क्य को गार्गी कहाँ तक ले गई, और लास्ट में याज्ञवल्क्य को स्वीकार करना पड़ा कि ये तस्य अक्षर प्रशासन गार्गी, यानी वो शब्द ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म जो है वो इस सृष्टि का जो है वो सर्वज्ञ है। तो गार्गी ब्रह्मगानी थी कि नहीं थी? ब्रह्मगानी थी तब तो याज्ञवल्क्य को ले गई कि आकाश किस पर उत्पन्न है लास्ट में, अंतिम क्वेश्चन। एंड उभय भारती ने तो शंकराचार्य को हरा दिया था। ये तो बाद में दोबारा शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जब गए और जब उन्हें किसी के शरीर में प्रवेश किया उसके बाद आके जीते। अदरवाइज तो उभय भारती जी ने उनको हरा दिया था डिबेट में। इसमें कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी विदुषियाँ
लीलावती वगैरह की विदुषियाँ और समाजशास्त्र कहाँ से पढ़ाया जा रहा है आलोक पाठक जी? कि भारत में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, भारत में स्त्रियों को अस्पृश्य समझा जाता था, ये अस्पृश्य समझा जाता था। और ब्राह्मणों पर जो आजकल नैरेटिव बिल्टअप किया जा रहा है, जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य यदि शूद्र था तो उसको एक ब्राह्मण राजा कैसे बनाएगा? ये कुछ यक्ष प्रश्न है, ये ऐसे हम लोग के बीच में डिस्कस होने चाहिए कि एक शूद्र, जिसको सभी ने शूद्र किया कि मौर्य जो है शूद्र कुल का है, तो उस एक शूद्र को एक ब्राह्मण, मुझे लगता है वो क्षत्रिय गुण देखकर उसको चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदता है और जाके तक्षशिला में पढ़ाता है और फिर उसको देश का सम्राट बनाता है। कहाँ से जाति व्यवस्था थी? किस प्रकार की वर्ण की बात हम लोग कर रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जो ऐसे है, महर्षि वाल्मीकि उस पुस्तक का रचयिता जिसका नाम रामायण है, और यहाँ जितने हम सब बैठे हैं सब उसको सबसे टॉप पे रखते हैं। और वेदव्यास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और होगी बहुत, यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, कि वो मत्स्यगंधा का पुत्र है, पाराशर और मत्स्यगंधा से, तो वो भी पूरा का पूरा कुल जो है वो देखा जाए तो पराशर यानी ब्राह्मण और मत्स्यगंधा यानी ऐसी दोनों से उनकी उत्पत्ति होती है। और तो और वेदव्यास से ही पूरा महाभारत चलता है, और वेदव्यास चारों वेद 18 पुराण पूरे वैदिक वाङ्मय का संकलन करता है वेदव्यास, और वो शूद्र है और हम स्वीकार कर रहे हैं। कौन लड़ा रहा है? ये कौन हमारे बीच में आ रहा है जो ये कह रहा है कि हम लोग के बीच में वर्ण व्यवस्था जातिगत थी? कौन कह रहा है कि हमारे बीच में संघर्ष था? ऐसे मैं बहुत सारे ऋषियों के नाम गिना सकता हूँ। मैंने जो शोध की और जो मैं करता हूँ वो मौलिक करता हूँ। मैं कोई भी शोध जो है, मुझे अपने पड़ोसी से मेरे दादा का नाम नहीं जानना और अपने बाप का नाम भी नहीं जानना। ये शब्द का इस्तेमाल करूँ, बुरा लगेगा आपको, कि मेरा पड़ोसी आके बताए कि तेरा पिता वो था। हमारे जो जनश्रुति और जो हमारी श्रुति परंपरा चली आई है, हमारी पूरी वैदिक परंपरा, हम उसको मानते हैं। वो जो कहते हैं हम उसको विश्वास करेंगे। कोई पड़ोसी कह के जाएगा कि, और गूगल में, स्पेशली गूगल में क्या डाला गया, सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के उपरांत सत्ता प्राप्त की। सब लोग खोल लीजिएगा, गूगल आपको मिल जाएगा। और मजे की बात, श्रीलंका सिहली अनुसूची के हिसाब से गजब कर दिया यार। हमको तो भारतीय इतिहासकारों पर इतना हंसी आती है और दुख भी होता है कि श्रीलंका का जो दीपवंश और महावंश की किताबें हैं, उन किताबों से अशोक का इतिहास लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 99 भाइयों को मार कर, अब जरा 99 भाइयों के नाम पूछें उनसे जाके कि कौन, एक का नाम नहीं बता पाएंगे केवल सुशील के अलावा। ये गलत नैरेटिव हमारे बीच में डाला जा रहा है। और सम्राट अशोक हुए ऊपर लास्ट में, जैसे आलोक पाठक जी किसी की सीआर खराब करनी होती है तो क्या करते हैं, वैसे तो ये रोज आते हैं लेकिन कभी कभी लेट हो जाते हैं। यानी आप उसका जो चरित्र है वो किस प्रकार से कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक जिम्मेदार है। ये भी नैरेटिव पूरा चल निकला। अब सवाल उठता है कि वो 99 भाइयों को मार रहा है, उसके बाद वो गद्दी पर बैठ रहा है और गद्दी पर बैठने के बाद सुशील तक को उसने मारा। ये भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है इतिहास में कुछ गड़बड़ है, कुछ धांधली है। हमारे जितने वीर हैं और वीरांगनाएं हैं उनको द्वयम दर्जे का स्थापित करके विदेशी आक्रांताओं को उनको सुपर हीरो बना के हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया है। अशोक का साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था आप लोगों को पता है? अभी आप 52 देख रहे, गूगल में सर्च कर रहे ना, मैं बता रहा हूं आपको 54 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 54 लाख आज कितना है? 32, 87, 263, यानी राउंड फिगर में ले लो तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर। 54 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आंकड़े गूगल में भी देख सकते हैं आप। और जो अंग्रेज इतिहासकार हैं और जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं और जो सेकुलर इतिहासकार हैं जिनने लिखा है इस बात को, वो इस बात को लिख रहे हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कि 54 लाख, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल,
बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब शामिल हैं। 15 राज्यों का समुच्चय है, क्योंकि चाणक्य चाहता था कि वंस अगेन जम्बू द्वीप गेन करें। महाभारत का जो जम्बू द्वीप था उसको फिर से गेन करें, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर इस साम्राज्य का निर्माण किया। इतिहास में एक बड़ा गजब का नैरेटिव है कि सिकंदर आया और सिकंदर ने पुरु को हराया। जरा ठीक से इतिहास पढ़िए और जो अभी के सिक्के मिली है वो भी देखिए कि कौन हाथी में पीछे बांधकर सिकंदर को लेकर जा रहा है। प्रमाण की बात हो रही है। पुरु ने हरा दिया था और पुरु उसको बांधकर ले गया। बाद में पुरु की मदद से ही वो भारत से बाहर निकल पाया था सिकंदर, जिसको आप विश्व विजेता कहते हैं। लोग ने कहानी गढ़ दी। क्या कहानी गढ़ दी कि सिकंदर की सेना थक गई थी, इसलिए भारत से वापस चली गई। 7 साल से नहीं थकी वो, भारत में आके थक गई, क्योंकि मगध की सेना जब चलती थी तो धरती कांपने लगती थी। एक बहुत बड़ा वॉरियर था महापद्म नंद, वो भी शूद्र था वर्ण से, पर वो क्षत्रिय था। तो अशोक द ग्रेट, द ओनली वन किंग पूरी दुनिया में है जो ग्रेट है, एकमात्र। क्योंकि दुनिया में आपको ऐसा कोई सम्राट नहीं मिलेगा जो जिसने रण विजय भी की हो और जिसने धम्म विजय भी की हो। सर्च कर लीजिए आप आ जाने के बाद। एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया में है अशोक, जिसने रण विजय भी की जब वो शैव था, शिव का उपासक था, घोर शिव का उपासक था, और उसके बाद में वो धम्म विजय भी करता है। ये दोनों विजय एक साथ की है। आज जो ईरान का युद्ध हो रहा है, ये जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, उनको अशोक के धम्म की ओर लौटना पड़ेगा। अशोक ही विकल्प बनेगा आगे जाकर। इस दुनिया को यदि विकसित होना है, यहाँ सुख शांति लाना है, तो उसके धम्म को समझना होगा और उसका लोक व्यापीकरण करना पड़ेगा कि वो धम्म क्या था। हमारे जितने नायक हैं उनको कमतर करके आता गया। बीच में एक बात निकल आई, वो मैं प्रस्तुत कर देता हूं, आप लोग के संज्ञान में ला देता हूं कि कल बलिदान दिवस था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, तीनों का। कितने लोगों को मालूम है कि FIR में उनके नाम से मैंने लिखा है, 5 जन में आया है, मैंने उसमें लिखा हुआ है, FIR में नाम तक नहीं था उनका, तीनों का। लाहौर षड्यंत्र केस की फाइल उठा लीजिए, उन तीनों लोगों का FIR में नाम नहीं था, और उस FIR में उनके नाम डाले गए। और जो ट्रिब्यूनल बनाया गया पाठक प्रवीण जी, वो भी इलीगल ट्रिब्यूनल बनाया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का केस लड़ने गांधी जी तैयार हो गए थे और उसके समर्थक थे, लेकिन इन लड़कों के लिए वो केस नहीं लड़ी। ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये नहीं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो तय था ना कि अन्याय के खिलाफ सबको खड़ा होना है। तीनों लड़कों को एक दिन पहले फांसी दी गई, उनके टुकड़े किए गए, टुकड़े करके जलाकर सतलज नदी के किनारे फेंक दिए गए। और बदनुमा दाग, आतंकवादी, दे आर टेररिस्ट। यदि ये टेररिस्ट है तो फिर तो सम्राट अशोक के साथ क्या हुआ होगा मालूम नहीं। गड्ढे के नीचे सम्राट अशोक को इतने नीचे कर दिया कि उसके विचार कभी सामने लोगों के आ नहीं पाए। हम गुंजन कला का इसलिए साधुवाद करेंगे कि वो इसको लेके आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये कवायद शुरू हो गई है, पिछले 10-12 साल से ये कवायद शुरू हो गई है। मेरे को किसी राजनीति से मतलब नहीं है, मगर हाँ, ये हमारे असली नायक हमारे सामने आने चाहिए। और जब तक हमारे असली नायक हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हम अपने बच्चों को गर्व और गौरव की कहानी नहीं सुना सकेंगे। और जब तक गर्व और गौरव की कहानी नहीं सुना सकेंगे, तब तक हम अशोक पैदा नहीं कर सकेंगे या चंद्रगुप्त मौर्य पैदा नहीं कर सकेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो ट्रफलगार का युद्ध हारता है, वाटरलू का युद्ध हारता है, लिपजिक का युद्ध हारता है, उसकी तुलना तुम समुद्रगुप्त से करते हो। वो समुद्रगुप्त जिसने 100 युद्ध जीते, अनबीटेबल रहा है समुद्रगुप्त, आप उसकी तुलना न बोले। कितना शर्मनाक बात है। आपने हमारे सारे नायकों की जो है कहानी इसी प्रकार से रची। सम्राट अशोक पर आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुनने का काफी टाइम भी हो गया है कि सम्राट अशोक वस्तुतः, आइए स्वागत है आपका। सम्राट अशोक जो है, जिसने भारत की अखंड भारत की सीमाओं को
54 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ले गया। वो बेसिकली शैव का उपासक था। नेपाल की स्थापना और श्रीनगर की स्थापना करने का जो श्रेय है वो किसको है? वो अशोक को है। और अशोक ने जिस प्रकार से साम्राज्य अपना बनाया उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया है। पूरी दुनिया में हम एक ही मोनार्कियल सिस्टम को कहते हैं एनलाइटेंड मोनार्कियल सिस्टम, एकमात्र सिस्टम वो मौर्य काल में शुरू किया था। एनलाइटेंड यानी जहां राजा है, राजा की कैबिनेट है, राजा की मतलब मंत्री परिषद भी है, मंत्रिमंडल भी है, आज के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कैबिनेट भी है। और उसके बाद उनके प्रांत हैं जिनको चक्र कहते हैं, प्रांतपाल है, प्रांत के बाद विषय है, उसके बाद फिर स्थानीय है, उसके बाद फिर और विलेजेस हैं, और नगर पालिका सिस्टम भी है, और पुलिस सिस्टम भी है, और सुनिए सीक्रेट एजेंसी, महामात्य सर्प नाम की सीक्रेट एजेंसी है उनकी, पुलिस व्यवस्था उनकी है। एक इस प्रकार का जो सिस्टम है वो एनलाइटेंड सिस्टम आपको देखने मिलता है जो सम्राट अशोक ने पूरे इस 5 पूरे चक्रों में इस्टेब्लिश किया। परंतु कलिंग युद्ध के बाद जो अभी चर्चा चल रही थी कि क्या शांति, दुनिया का विकास शांति से होगा, क्या अहिंसा से होगा, ये गांधी जी ने भी कहा। और आपको लौटना पड़ेगा इस विकल्प की ओर, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अशोक की ओर सबको लौटना पड़ेगा, क्योंकि अशोक जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है उस समय उसका धर्म क्या है, क्या विचार है, कितने ऊपर विचार है उसके। ऐसा नहीं है कि वो केवल बौद्ध धर्म से संतुष्ट हो गया। सुसीम का लड़का निग्रोध उपगुप्त के पास जाता था और उपगुप्त गौतम बुद्ध का शिष्य था और उपगुप्त ही अशोक का गुरु था, लेकिन फिर भी अशोक उसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और बहुत विचार करने के बाद उसने खुद से प्रश्न किया पाली भाषा में कि हम चूधम में धर्म क्या है। फिर उसका जवाब देखिए कितना शानदार जवाब खुद देता है, अपास नवे, यानी पाप तो बहुत कम है। बहु कयाने, ये शब्द पाली भाषा का है जिसका हिंदी में अर्थ है कल्याण बहुत है। दया दाने, धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? दान। तो अपासी नवे बहु कयाने दया दाने, मदवे साधवे, यानी मृदुता और साधुता धर्म है, मानवता ही धर्म है, जियो और जीने दो ही धर्म है, विश्व धर्म है। अशोक का धर्म केवल वहां तक सीमित नहीं है, अशोक का धर्म विश्व का धर्म है, क्योंकि आपको अंततः संघर्ष विनाश की ओर लेके जाएगा, लेकिन शांति और अहिंसा आपको जो है वो काय के लेके जाएगी, रचनात्मक विकास की ओर लेके जाएगी। आपको लौटना पड़ेगा अशोक की ओर। इसलिए आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक यदि कोई है तो सम्राट अशोक, और अशोक का धम्म जिसमें उसने कहा था कि नैतिकता ही धर्म है, और उसने उस नैतिकता को लेकर कितनी खूबसूरती के साथ अपने साम्राज्य में माता पिता की सेवा करें, अपने आचरण में सुधार करें, पशु हत्या बंद करें, और जियो और जिंदो के कंसेप्ट को लेकर वो कितने आगे गया, महेंद्र वगैरह कहाँ तक नहीं गए। और ईरान से लेके पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप था वहाँ पर उसने एक लाइफ स्टाइल विकसित की कि कैसे सारे धर्म सह अस्तित्व के साथ उस समय रह सकते हैं, केवल रह अकेले नहीं सकते हैं, शांतिपूर्वक विकास कर सकते हैं। अभी आप जीडीपी की बात कर रहे थे, वो जीडीपी जो इतनी बड़ी है वो इसलिए बढ़ी है कि इतने बड़े पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने एक राय कर दिया। इसीलिए विश्व में अशोक का धर्म एक विकल्प भी है कि यदि विश्व को शांति की ओर जाना है या विश्व को विकास की ओर जाना है तो उसको लौट के आना पड़ेगा। और इसलिए अशोक का धर्म आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर डिबेट होनी चाहिए, और लोगों तक जाना चाहिए कि उसने किस प्रकार से जो उसके शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, और जो गुफा के शिलालेख थे, उसमें उसने क्या लिखा है। मुंडो को उपनिषद से लिया है, सत्यमेव जयते, उसने किसी बौद्धिक ग्रंथ से नहीं लिया, पर जहां से उसको जो अच्छा लगा, जहां से जो कुछ अच्छा लगा, ईमानदारी से अशोक ने उसको लिया। जैसे महात्मा गांधी ने यह स्वीकार किया, इस मामले में गांधी जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने स्वीकार, जो जहां से लिया उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये विचार मैंने जैनिज्म से लिया,
ये विचार मैंने यहाँ से लिया। स्पष्ट रूप से अशोक का ये था कि जिससे जो लिया उसने उसको दिया। इसलिए उपासक बौद्ध धर्म था, लेकिन मूल ऑब्जेक्ट था जियो और जीने दो की जो कंसेप्ट थी, उसके तहत जो मैंने आपको बताया कि अपासी नबे बहु का यानी दया दाने सचे सोचे मदवे साधवे चा, ये एक सेंटेंस जो है वो अशोक के धम्म को पूरे तरीके से उसकी व्याख्या कर देता है। और यदि इसको ठीक तरीके से गहन चिंतन किया जाए तो दुनिया इसी पर आगे बढ़ी है। विकास की परिभाषा संघर्ष नहीं है। विकास तभी संभव है जब आपस में संघर्ष ना हो, तभी किसी चीज का जो है विकास हो सकता है। मुझे लगता है कि 2 - 2 होगा और 2 × 2 = 4 होगा। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो अशोक की जो है वो प्रासंगिकता, सार्थकता आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगी। यदि विश्व को अपने चरम पर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं उसको जो है अशोक की बात पर चलना पड़ेगा। तो रूपनाथ है यहाँ पर। कितने लोग यहाँ रूपनाथ गए? और अभी संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग तो अभी प्रश्न मदन महल का उठाता ही है कि मदन महल का क्या संरक्षण हो रहा है। और ये जो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं, तो पुरातत्व के महत्व के स्थल है। ओपन फाउंडेशन में बना दुनिया का सबसे अच्छा वॉच टावर है, दुनिया के लोग जानते हैं। हमारे लोग जो है उसका कोई संरक्षण करते नहीं है। यहाँ कोई इतनी अच्छी एक वो बन सकती है, क्या बोलते हैं, घूमने फिरने की एक बढ़िया लॉबी बन सकती है। वो लॉबी बनाने के लिए चिंता नहीं, क्योंकि हम बहुत जागरूक नहीं हैं, हम करना नहीं चाहते हैं। और चलिए आज एक अच्छी पहल की कि आपने सम्राट अशोक पर बात की। तो दुनिया में ओनली वन और कोई दूसरा नहीं है कि जिसने इतने युद्ध करने के बाद और अनबीटेबल कभी नहीं हारा अशोक, उसके बाद वो शस्त्र त्यागता है। ये असंभव है आलोक पाठक जी कि आप राजा भी बने रहें और आप शस्त्र भी त्याग दें। आमतौर पर शस्त्र त्यागने के बाद आदमी संन्यास ग्रहण कर लेता है। अगर वो पोटेंशियल जो था अशोक में, वो पोटेंशियल दुनिया में किसी के पास नहीं रहा कि उसने रण विजय भी किया और जब धम्म की शुरुआत की और धम्म महामात्र नियुक्त किए, लज्जुक नियुक्त किए और उससे पूरे जो जनमानस था उसमें वो भावनाएं उसमें पैदा की कि वो देश जो था वो विकास के ऊपर गया। अब रहा दुबे जी, समस्या ये है कि यदि आपका उत्तराधिकारी खराब निकल जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आपका उत्तराधिकारी खराब निकल जाए तो फिर पतन समझिए। आप देख लीजिए ना औरंगजेब का के बाद क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ उत्तराधिकारी यदि आपका ठीक नहीं निकला तो फिर वो साम्राज्य का पतन होता है। उत्थान पतन तो लगा ही रहता है, ये जीवन का क्रम है। परंतु उस जीवन के क्रम में जो उत्कर्ष और चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, इतिहास सदैव उन्हीं को याद रखता है और वो हम उसको आज याद कर रहे हैं। तो मैं फिर से अंतिम बात में कहूँगा कि अशोक दुनिया में कोई दूसरा और नहीं हुआ और अभी तक नहीं आया है। वह अल्टीमेटली एकमात्र हमारी विरासत है भारत की पूरी दुनिया में कि जिसने दोनों विजय प्राप्त करके ये साबित कर दिया कि बिना युद्ध के, बिना हिंसा के हम अहिंसा और शांति के बल पर भी राज्य को सुख और समृद्धिशाली बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ कम तालियां, हृदय से तालियों के साथ, क्योंकि आज का ये जो दर्शन था, जो ज्ञान था, वो माननीय डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी ने इतिहास के अन्वेषणात्मक तथ्यों के साथ उसमें जो नकारात्मकताएं थी उस पर भी हमारी ज्ञान दृष्टि प्रस्तुत करते हुए अंततः जो चिंतन की धारा दी वो शांति, सौहार्द, समन्वय, समरसता का भाव स्थापित करते हुए, तो उनके लिए हृदय से कृतज्ञता। इस बीच हमारे मध्य